Hello and welcome to AVSA's Accounts in Eco Junction. Here we will be covering the syllabus of accountancy and economics for class 11th and 12th. So do subscribe my channel and stay tuned. So today the topic that we are going to cover is the introduction of partnership, what the partnership fundamentals are and what all things are required in partnership, and what today I'll just give you a bit of its introduction, and followed by a profit and loss appropriation account. I'll also tell you how to prepare a P&L appropriation account. Okay, so let's start with the video. So guys, first and foremost, what you need to know is about what is partnership. So partnership is a deed between two or more partners. What do you understand by deed? Deed word here means agreement. अगर हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है तो हमारे बीच में एक सलाह हो जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, तो वही पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है. अगर दो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर आएंगे या दो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म करी, मान लो ए और बी थे, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म करी, तो इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, हाँ इतना इतना करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इतने पैसे तू लाना, इतने पैसे मैं लाऊंगा, ठीक है, और ये चीजें तू लेके आना, ये चीजें मैं लाऊंगा, और पैसे जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से हम फायदा बांटेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा, लॉस होगा तो दोनों झेलेंगे, ठीक है. इस तरीके से इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. बस अब जो भी हमें पता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में सीख लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. एक डीड एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है. पार्टनरशिप एक डीड होती है. पार्टनरशिप करना मतलब सलाह मशवरा करना कि हम दोनों आपस में पार्टनर्स बनेंगे और जो भी होगा नुकसान फायदा साथ में बांटेंगे, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि पार्टनरशिप से पहले, अब तो आप 12th में इंट्रोड्यूस हो रहे हो पार्टनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप से पहले आपने देखा होगा, आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर पढ़ा, कई लोग उसे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते होंगे, ठीक है. उसमें ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और एक अकाउंट कैसे बनता है. उसमें हम 3 अकाउंट्स बना रहे थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा था बैलेंस शीट, ठीक है. तो ये सब चीज, तो उसमें आपको, लेकिन वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, वो सिंगल बंदा मैनेज कर रहा था पूरे बिजनेस को. लेकिन अभी इस पार्टनरशिप में 3-4 बंदे होंगे जो पार्टनर्स होंगे, कम से कम 2 होंगे, ठीक है, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो अब देखो डीड या एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है. अब देखो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ना, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, इंडियन पूरा लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे शॉर्ट में लिखा है, फिर भी समझाऊंगा उसके बाद. इंडियन ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इसे कैसे डिफाइन करता है. डिफाइंस पार्टनरशिप एज partnership is a deed between partners who are willing to share profits and losses of a business carried by all or anyone acting for all, ठीक है. पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप एक डीड है, ठीक है, पार्टनर्स की डीड है, ठीक है, साथियों की, who are willing to share profits, जो अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांटेंगे, ठीक है, आपस में, of a business carried by all or anyone acting for all, ठीक है. इसको समझ लो, इतना अगर समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा. तो सबसे पहला अकाउंट जो आप बनाना सीखोगे पार्टनरशिप में वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है.
तो देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के मापदंड क्या है, किस तरीके से वो बनेगा, ठीक है, क्या मेजर्स हैं। तो उससे पहले हमें ये 5 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, या तो फिर अगर पार्टनरशिप डीड है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है। मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वही एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए और बी के पास एग्रीमेंट है, डीड है या फिर आप कह सकते हो एग्रीमेंट है, ठीक है। और जो एग्रीमेंट में उन्होंने आपस में बात करी है उसी हिसाब से क्या होगा, उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। डीड जो है, मान लो अगर उसने बोल रखा कि इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर 10%, ठीक है, अगर वो बोल देगा कि रेम्यूनरेशन मिलेगा किसी पार्टनर को, अगर वो ये बोल देगा कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट, हो तो मैंने बता ही दिया, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो मेंशन करता है, तो वो डीड में पूरा मेंशन होता है, ठीक है। डीड में पूरा का पूरा बताया हुआ होता है कि कितना क्या क्या बटेगा। लेकिन ये दोनों जो पार्टनर्स हैं इनके पास डीड नहीं है, इनके पास डीड नहीं है, मान लो कोई डीड नहीं है इनके पास, इन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं करवाया, ना ही फर्म रजिस्टर करवाई, ठीक है। डीड तो हुई नहीं, फिर बना कैसे बिजनेस, बस दोनों साथ में काम करना शुरू कर दिया पैसा लगा के, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं इनके पास, तो क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जब डीड होती है, यहाँ पे मैंने ए और बी का एग्जांपल लिया, अगर ए और बी के पास डीड है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने रेशियो शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट होगा अगर डीड प्रेजेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो, अगर डीड है तो उसको जो रेशियोज हमें प्रोवाइड करे हुए हैं पार्टनर्स के, उन रेशियो में बांट दो उनका प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी चीज पार्टनर्स सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो भी पार्टनर की सैलरी है, जो भी पार्टनर का कमीशन है, जो भी पार्टनर का रेम्यूनरेशन, अगर उन दे आर एंटाइटल्ड टू एनी ऑफ दीज, सो अगर पार्टनरशिप डीड में है तो क्या आ जाएगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 5-6 हजार, जो भी हो सकता है, 5-6 हजार ही नहीं तो मैंने लिख दिया 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, जो भी होगा वो मेंशन होगा। अगर वो नहीं मेंशन होगा तो कुछ परसेंटेज मेंशन होगा, सेल जितनी हो रही है उस पर 2%, टर्नओवर जो है उस पर 5%, है ना, या फिर क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट्स पे, ठीक है, सेल पे, या 2% ऑन नेट प्रॉफिट, कुछ भी दे सकता है। लेकिन सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, अगर सैलरी रेम्यूनरेशन तब नहीं मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये मापदंड देता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं फॉलो कर रहा है कोई, किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वो इनको फॉलो करेगा, ठीक है। अगर वो इनको फॉलो नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा पूरा उनका अकाउंट्स, मतलब वो गलत फॉलो कर रहे हैं पूरा का पूरा पैटर्न, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स की कैपिटल है, ऑफ कोर्स पार्टनर्स बिजनेस में आएंगे तो कुछ कैपिटल्स लेके आएंगे, ठीक है ना, कुछ अमाउंट उन्होंने जमा करा होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, उस पे अगर डीड है तो कुछ भी मिल सकता है, 5%, 6%, 10%, जो भी एज पर डिसाइडेड बाय द डीड, ठीक है ना, एज इट इज डिसाइडेड बाय द डीड, जो भी डीड कहेगा उतना देगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, क्लियरली नॉट अलाउड, ठीक है। सो फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप है तो फिर से वो एज पर द डीड होगा, जो डीड में प्रोवाइड हो रखा होगा, जो भी प्रोपोर्शन जो भी परसेंटेज प्रोवाइड हो रखा होगा, वही चीज आपको क्या कर देना है, कैलकुलेट करके डाल देना है। लेकिन अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी चार्ज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए क्या है, अगर डीड है तो उसमें प्रोवाइड करा होगा 5%, 6%, 8%, 10%, 15, 20, जो भी दिया हुआ होगा, डीड में दिया हुआ होगा। अगर डीड में दिया है तो हम वही करेंगे, अगर डीड नहीं है तो भी पार्टनर का जो लोन होता है ना वो 6% मिलता है, उसके ऊपर आपको 6% मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है 6%? क्योंकि देखो अगर वो अपने पैसे कहीं और रखता, बैंक में भी रखता, तो कहीं ना कहीं से उसे थोड़ा बहुत तो मिलता पैसा,
है ना, कुछ परसेंटेज मिलता तो वो उसमें से इंटरेस्ट तो कमा सकता था ना। तो उसी चीज को देखते हुए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने किसी की मतलब एसेट जो है जो उसको डायरेक्टली फायदा पहुंचा सकती थी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता तो डिविडेंड मिल जाता, ठीक है। तो उसने फर्म को दिया है, तो फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे 6% का डेफिनेट प्रोपोर्शन में, सॉरी बार बार मेरे मुंह से प्रोपोर्शन निकल रहा है, डेफिनेट परसेंटेज में, ठीक है। इंडियन आज मैं पार्टनरशिप भी पढ़ा रहा था ना, तो इसलिए प्रोपोर्शन बार बार वो आज मैं एडमिशन पढ़ा रहा था बच्चों को। चलो, तो 6% पर एनम पे डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बार करके बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसे पॉज करके वीडियो को लिख लेना। चलिए, ये जो मैंने लिखा है इसका या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप, वैसे इसकी तो जरूरत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको, okay students, the question says Ram and Rahim entered into partnership with capitals of rupees 10,000 and 50,000 respectively। अब ये देख लेंगे कि पहले आप साथ साथ क्वेश्चन की समरी बनाते चलेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को बार बार रीड करने से अच्छा क्वेश्चन की साइड में पहले समरी बना लो, ठीक है। अगर मैं कहूं राम और रहीम दो पार्टनर्स थे, राम और रहीम दो पार्टनर्स थे, ये कैपिटल्स कितने लेके आए, ये कैपिटल्स लेके आए 1 लाख और 50,000, ठीक है। 1 लाख और 50,000 की कैपिटल ले आए रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल को जो भी साल शुरू हुआ होगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 और इनका जो रेशियो था वो था 3:2, ठीक है ना, रेशियो कह लो इनका 3:2 था। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कुछ पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 10% पर एनम, राम इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, Rahim is entitled to a commission of ₹4,000, manager of the firm is to be allowed a commission of 10% on net profits, ठीक है, मतलब मैनेजर कमीशन भी देना है, और 10% of net profit after charging managers commission is to be transferred to general reserves, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 3 लाख। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप ऐसे ही बना दोगे, साफ साफ हैंडराइटिंग में, ठीक है। ऊपर लिखोगे, मेंशन करोगे आप प्रॉफिट, इसको आप P&L भी लिख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसे डाल देते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो हमें लास्ट में साल का पूरा दे रखा है 31 मार्च को, जो नेट प्रॉफिट था वो 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। आपने देखा होगा जब हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th क्लास में, तो नेट प्रॉफिट आता था इस तरफ, जिस तरफ हमारी इनकम्स होती है ना, इस तरफ हमारा नेट प्रॉफिट आता था। तो जब अब वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, डेबिट से किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड आके फॉल होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और नीचे आप मेंशन कर सकते हो बीइंग प्रॉफिट, ठीक है। इस साइड हमेशा प्रॉफिट ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। कितने का है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब वो बोल रहा है इसमें से देखो, एक इस क्वेश्चन में आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेना है, तो लास्ट में आपने देखा एक लाइन ये भी थी कि मैनेजर ऑफ द फर्म इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। अब मैनेजर को 10% देना है नेट प्रॉफिट्स का। नॉर्मल केस में अगर मैनेजर को कमीशन ना होता तो हम ये 3 लाख को हम लोग यहीं पे ही लिखते, ठीक है। इस 3 लाख को हम यहीं पे बाहर वाले कॉलम में मेंशन करते हैं, लेकिन अभी जो है मैनेजर को हमें 10% का क्या देना है, कमीशन देना है। तो यहाँ पे इसको, इस अमाउंट को मुझे 3 लाख रुपीस को मुझे अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही मैं इसे बाहर ले जा पाऊंगा। अब लेस कर दो, मैनेजर्स कमीशन,
3 लाख का 10% क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा, इंटू करो 10% निकाल दो, परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो उड़ाओ, 3000 बचेगा, तो 3000 इंटू 10 30,000, 30,000 लेस कर दो, 30,000 लेस होने के बाद फिगर आ जाएगी 2,70,000। ये होगा अब एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का। ठीक है, इस प्रॉफिट में से अब सब कुछ सारे खर्चे बटेंगे। सबसे पहले याद रखना आपको खर्चे बांट देना है, प्रॉफिट लिखने के बाद खर्चे बांट दो, ये भी एक खर्चा था। अब देखो जो खर्चे होते हैं फर्म के वो सारे हम लोग पहले निकाल देते हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट्स बांटेंगे ना। पहले सारे खर्चे जितने भी होंगे, जो भी चीजें देनी है, जैसे किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, किसी को रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है, तो वो दे देंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, बोलेंगे लो अपना प्रॉफिट लो और जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 10% पर एनम। मतलब राम को और रहीम को, दोनों को, जो इनकी कैपिटल्स है, इन पे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इनका 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10,000। आपको निकालना तो आता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है, नहीं आता तो बता देता हूँ। 1 लाख रुपए को इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ और यहाँ पे 4 जीरो, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राम और यहाँ पे रहीम, राम रहीम। ठीक है, इन दोनों के आ जाएंगे कितने कितने, 10,000 और 10,000 और 5,000 टोटल। इन दोनों टोटल बाहर लिख देते हैं कॉलम में। जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहले इनका अंदर लिखते हैं, दोनों पार्टनर्स का जहां पे भी आ रहा है पहले इनका अंदर लिख दो, उसके बाद टोटल करके बाहर लिखो, नहीं तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल होगी। और वैसे ऐसा करते भी नहीं है जनरली। ठीक है ना, बाहर दोनों का अंदर कैलकुलेट करके फिर बाहर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है राम इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। ठीक है ना, राम को 500 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलनी है। राम को 500 पर मंथ की बात हो रही है, और अकाउंट कब का बन रहा है, पूरे साल का। ठीक है ना, तो पर मंथ में कितने, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 500 को हम 12 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, 2 राम्स सैलरी। राम को सैलरी देंगे कितने रुपए की, 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 की मैंने राम को सैलरी दे दी। ठीक है, उसके बाद रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000। रहीम को क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। टू रहीम्स कमीशन कितना रुपए है, 4,000 रुपीज। डायरेक्टली बाहर लिख दिया मैंने 4,000। ठीक है, अब बस 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व्स। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है, जो भी आएगा आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन चार्ज हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अलग से भी आप कर सकते हो इसे। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आती तो जो लाइन में लिखा है उसी को ही फॉलो करते हुए आप करो। जैसे नेट प्रॉफिट कितना है, पहले नेट प्रॉफिट लिख लो। नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, और इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना था, 10%। ठीक है, इधर पे @10% लिख देता हूं मैं। ठीक है, 10% था, तो 10% लेस कर दो इसमें से मैनेजर्स कमीशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना हो गया, 30,000। तो कितना बचा, 2,70,000, जो कि तुम्हें यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो साइड में करके लिख लो। ठीक है ना, तो 2,70,000 का 10% जो है जनरल रिजर्व्स में डालना है। जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स ये होते हैं कि ये लोग फ्यूचर के लिए मेंटेन करते हैं। रिजर्व्स मतलब जमा करके रखना, ठीक है ना, बचा के रखना, रिजर्व करके रखना उसे, ताकि कभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए प्रॉफिट्स या किसी भी चीज में, ठीक है ना, तो ये बांट सके। तो जनरल रिजर्व लेकिन फिलहाल के लिए तो खर्चा है, फिलहाल तो इन्हें जनरल रिजर्व में से पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल हम लोग इसे यहाँ पे खर्चों की साइड लिख देंगे। फिलहाल के लिए खर्चा है तो यहाँ पे लिख देंगे टू जनरल रिजर्व। भले फ्यूचर में ले जाए, कभी भी ले जाए इसे, ठीक है, इन्हीं के लिए ही है। जनरल रिजर्व कितना है, 10%। तो 10% 2,70,000 का 27,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 लाख यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2,70,000
इंटू 10%, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 27,000, ठीक है। अब लगभग सभी कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना उससे पहले। तो अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट बांटना है। तो जो प्रॉफिट होगा वो हम बांट देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा हमारा। तो अब देखो, सबसे पहले इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है, इस तरफ का टोटल जो है करके इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर दो यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट एंड रहीम्स कैपिटल अकाउंट। राम और रहीम दोनों के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। सीबीएसई वाले बिल्कुल कैलकुलेटर छुएंगे भी नहीं, ठीक है, आपके ऊपर प्रतिबंध है कैलकुलेटर यूज करने में। आईएससी वाले कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पता है मुझे 2,70,000 है और 2,70,000 दोनों तरफ आ जाएगा। पहले देखते हैं 2,70,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 27,000, 2,18,000। मतलब जो प्रॉफिट बटेगा वो इन दोनों के बीच में क्या बटेगा, 2,18,000। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। इसके टोटल को इससे माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो इनको प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो भी इसका टोटल है, इसका डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड के टोटल से उसे माइनस कर दो, ठीक है ना। जो बचेगा उसमें से वो आपका आएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट में बटेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले देख लेते हैं कितना कितना बढ़ रहा है। इनका रेशियो कितना था, साफ साफ डीप में मेंशन था कि 3:2 के रेशियो में राम और रहीम अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। अब ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास पूरी फर्म का 2,18,000। जब फर्म का प्रॉफिट आ गया तो उसको 3:2 में बांटना पड़ेगा। राम का 3 है और रहीम का 2 है। तो अगर आपको करना है तो मैं तो कैलकुलेटर में कर दूंगा, 3/5 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली देखते हैं इनटू 3/5, ये आ रहा है 1,30,800, ठीक है, 1,30,800। तो यहाँ पे आ जाएगा 87,200, ठीक है ना। और इसका टोटल हम लोग 2,18,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब आप चाहे इस तरफ को देख लो और इस तरफ को देख लो, अब इसका पूरा टोटल देख लो, उसका देख लो, दोनों का बराबर हो गया होगा। और जब आपका पीएनएल अकाउंट दोनों तरफ से बराबर होगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों साइड्स मैच हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेना 2,70,000 आएगा, 2,70,000 यहाँ पे आएगा, आप कंफर्म हो जाना, ठीक है। So that's all for this profit and loss appropriation account. Next video will be followed by profit and loss appropriation account with journal entries. Okay, so stay tuned till then and kindly subscribe my channel. Do like and share with your friends, and also do not forget to comment, because your comments and suggestions help me do way better on this platform. Thank you.